एक्चुअली इट इज़ बायोलॉजी नॉट फिज़िक्स। नीट 2018 में कोड एक्स एक्स पहले केमिस्ट्री आया, फिर बायोलॉजी, देन फिज़िक्स। सो मूविंग ऑन टू बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 46, ये डायरेक्ट लाइन है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। इसमें पूछा है लंग कंडीशन क्या होती है अस्थमा और एम्फाइसीमा में। अस्थमा में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकायोल्स होता है, एम्फाइसीमा में रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर। वन मोर थिंग, ये जो पैराग्राफ है इससे अस्थमा के बारे में ही क्वेश्चन आ गया 2019 में कोड P1 में क्वेश्चन नंबर 120, इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन था ये। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 47। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक मैचिंग करने की ज़रूरत है। ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, सिर्फ एक मैच करने की ज़रूरत है इसमें। इट इज़ फ्रॉम ऑब्वियसली बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आंसर इज़ 2। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48। इसमें भी सिर्फ एक मैच कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम 1100 से 1200 ml होता है। इट इज़ अगेन फ्रॉम ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। जस्ट डू दिस मैच एंड योर क्वेश्चन विल बी डन। ये पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एज यू कैन सी। इससे 2020 में कोविड वाला पेपर है जो, उससे क्वेश्चन नंबर 74 आपको मिल जाएगा इसी पैराग्राफ से। 2019 कोड P1 क्वेश्चन नंबर 141 आपको इससे मिल जाएगा। और जो ओडिशा वाला पेपर हुआ था 2019 में, उसमें क्वेश्चन नंबर 102 इसी पैराग्राफ से है। सो इट इज़ क्वाइट एन इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। आप इसे हॉटस्पॉट कह सकते हैं ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज का। देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस आए हैं इससे रिसेंट ईयर्स में ही। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49, अगेन अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी। ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में मिल जाएगा आपको। ट्रांसपेरेंट लेंस इज held in its place by ligaments attached to the ciliary body. It is a direct line, you can find it here. Ligaments attached to the ciliary body. Held the transparent lens. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपको मिल जाएगी ये लाइन आई वाले सेक्शन में। एंड वन मोर थिंग, इसी पैराग्राफ से 2019 कोड P1 में क्वेश्चन नंबर 164 मिल जाएगा आपको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अगेन अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी। बायोलॉजी में तो आउट ऑफ 90 अराउंड 85 क्वेश्चंस वुड बी लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी, जस्ट लाइन्स, सिंपल लाइन्स, उसमें कुछ सोचना भी नहीं है। Which of the following is an amino acid derivative? Epinephrine is an amino acid derivative hormone. You can see it here. Chemical coordination chapter में, class 11 biology chapter number 22, you'll get this paragraph. अच्छा, यहाँ से कोविड वाले पेपर में क्वेश्चन नंबर 59 आया है इसी पैराग्राफ से। और 2019 कोड P1 में क्वेश्चन नंबर 109 भी इसी पैराग्राफ से आया है। छोटा सा पैराग्राफ है, इससे 3 क्वेश्चन आ गए रिसेंट ईयर्स में। क्वेश्चन नंबर 51, इट इज़ फ्रॉम न्यूरल कंट्रोल अगेन। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स
कॉर्पस कैलोजम होता है, ना कि लिम्बिक सिस्टम। इनकरेक्ट बताना है इसमें आपको। सो ट्रैक्ट्स ऑफ फाइबर्स इज लिम्बिक, इट्स कॉर्पस कैलोजम नॉट लिम्बिक सिस्टम, इट इज़ इनकरेक्ट। क्लियर। इसी जो है पैराग्राफ से, जो कि न्यूरल कंट्रोल में है, ये 2019 में क्वेश्चन नंबर 99 मिल जाएगा आपको। आई थिंक ये हाइपोथैलेमस के बारे में होगा कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को। आई थिंक इस बारे में है ये 2019 कोड P1 क्वेश्चन नंबर 99। यूल सी इट। क्वेश्चन नंबर 52 इज़ फ्रॉम लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन ऑस्टियोपोरोसिस में रोल प्ले करता है। यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर, it is decreased level of estrogen which is the common cause of osteoporosis। डायरेक्ट लाइन। सिर्फ एक ही ये ऑप्शन है जिसमें ईस्ट्रोजन है, तो सी वुड बी द आंसर। इसी छोटे से पैराग्राफ से आपको ओडिशा वाले पेपर में 2019 का ओडिशा वाले पेपर, उसमें क्वेश्चन नंबर 133 भी मिल जाएगा। और जो कोविड वाला पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 79 भी इसी पैराग्राफ से आया हुआ है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया है इन द ओडिशा पेपर ऑफ 2019, क्वेश्चन नंबर 126। आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके। इसमें पूछा क्या गया है, आपको कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दे दिया गया है और mRNA का सीक्वेंस पूछा गया है। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको मिल जाएगा ये पैराग्राफ। इसमें बताया है कि सीक्वेंस ऑफ कोडिंग द सीक्वेंस ऑफ दिस कोडिंग स्ट्रैंड इज सेम एज mRNA एक्सेप्ट थायमीन एट द प्लेस ऑफ वेट अ सेक, थायमीन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस अगर आपको दिया है तो थायमीन की जगह यूरासिल को प्लेस कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सो AGGU सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा सीक्वेंस, आंसर वुड बी। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 54, इसमें सिर्फ एक मैच करना है आपको, आपका काम हो जाएगा। इट इज़ फ्रॉम रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिक्यूलर फेज होता है, खाली ये पता होना चाहिए आपको। इसमें इस डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा। फॉलिक्यूलर फेज ही प्रोलिफरेटिव होता है। A2 आंसर इज ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 55, या ओपेरोन का पार्ट कौन नहीं होता है, इसमें से ये बताना है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ प्रोमोटर है, ऑपरेटर भी है, और ये स्ट्रक्चरल जीन, ये ZYA, इन तीनों को स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। तो ऑपरेटर, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन तीनों हैं, तो बचा एनहेंसर। सो दिस वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ ओपेरोन। हमको यही बताना है इस क्वेश्चन में। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपको ये कटिंग NCERT की उस चैप्टर में मिल जाएगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 56, according to Hugo de Veres, mechanism of evolution is saltation। of course evolution से है ये question, and Hugo de Veres के according saltation is the mechanism of evolution। so direct line of NCERT। one more thing about this, ये छोटे से पैराग्राफ से 2019 में ही कोड P1 में क्वेश्चन नंबर 118 आपको मिल जाएगा। यू बेटर चेक इट आउट योरसेल्फ। इसको मैं ऑफकोर्स सारे पेपर्स को जो मैं बता रहा हूँ, ये रेफरेंस, ये सारे मैं पेपर्स खुद अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको लेक्चर्स ऑफकोर्स मिल जाएंगे इनके, आपको खुद देखने की ज़रूरत नहीं है पेपर्स में। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 57, ये
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें मैंने कोई कटिंग ली नहीं है। एनसीईआरटी की प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस उस चैप्टर से क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। Woman has X-linked condition on one of her X chromosomes. This chromosome can be inherited by so ये मैंने दिखा दिया कि X क्रोमोसोम्स पे वो कंडीशन है, तो इसके हम अगर क्रॉस करें तो ये पहले वाला कंडीशन वाला X मेल के X से कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा, Y से कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा, ये बिना कंडीशन वाला मेल के एक्स से कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा, और मेल के वाई से कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है ये मेल और फीमेल दोनों के द्वारा इनहेरिट किया जा सकता है। सो आंसर वुड बी बोथ सन एंड डॉटर्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 58 अगेन है डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। ये आपको मिल जाएगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। आपसे पूछा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स किस डिजीज़ में होते हैं। इट इज़ एलिफेंटियासिस, इसको फिलेरियासिस भी बोलते हैं, और ये आ गया। इसका दूसरा नाम फिलेरियासिस यहाँ शायद पूछा गया है 2021 पेपर में, N1 कोड क्वेश्चन नंबर 187। I think it would be on the name filariasis. You can check it out this question. The answer to this question is B. Moving on to question number 59. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए इनकरेक्ट कौन सा है, ये हमको बताना है। हमको पता है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रॉम एवोल्यूशन चैप्टर। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल्स होते हैं आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। So not divergent evolution, it is for convergent evolution, eye of octopus. Answer would be A. Done. One more thing is say 2020 में कोड E1 क्वेश्चन नंबर 73 भी इस छोटे से पैराग्राफ से आया हुआ है। You should definitely check out this question. Moving on to question number 60. It is from microbes in human welfare. आपसे पूछा है कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क कर्ड में क्या क्वालिटी इंप्रूव होती है उसकी। ऑफ कोर्स विटामिन B12 कंटेंट इंप्रूव होता है। यू कैन सी इट हियर, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड improves vitamin B12 quality. Direct line of NCERT from microbes in human welfare. One more question from this paragraph only in the paper 2019 code P1 question number 125 from this paragraph only. You can check it out. Moving on to question number 61. This is out of syllabus. जी हाँ, ये जो अल्जाइमर डिजीज़ है ये आपको इसका नाम ज़रूर मिल जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जी हाँ, इस चैप्टर में यहाँ आपको इसका जिक्र मिल जाएगा, जहाँ बताया गया है कि अल्जाइमर डिजीज़ के लिए ह्यूमन मॉडल एग्जिस्ट करता है। यहाँ इसके बारे में बिल्कुल ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि ये ऑटो इम्यून है, या उसके बारे में कुछ भी डिटेल में नहीं बताया गया है, खाली ये बता के छोड़ दिया गया है। So we will definitely consider it out of NCERT, so it is out of syllabus, and definitely you can forget this question because in last 4 papers of NEET biology और chemistry में out of NCERT यानी out of syllabus question आने बंद हो गए हैं। So you just need to forget all these kind of questions, ये बिल्कुल नहीं आते, forget this one. And to question number 62. क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन फोरलिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स किसका एग्जांपल है। ये होमोलॉजी का एग्जांपल है, इवोल्यूशन चैप्टर से
यहाँ इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा कि मैमल्स आर आल्सो वर्टिब्रेट्स, बोन्स ऑफ फोर लिम्स में जो सिमिलैरिटी होती है इस इन सिमिलर स्ट्रक्चर्स को होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं और ये होमोलॉजी इंडिकेट करती है. सो या डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी आंसर इज बी. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 63. इसमें आपसे पूछा है कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है. तो ये तीनों चीज़ें जो रिप्रेजेंट करता है कोडोमिनेंस, डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स, ये तीनों रिप्रेजेंट करता है ब्लड ग्रुप्स. इनहेरिटेंस आपको मिल जाएगी ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, ये कटिंग आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की. इसमें डोमिनेंस भी है, कंप्लीटली डोमिनेंट, वन ऑफ द एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, और इसमें कोडोमिनेंस भी है और ये मल्टीपल एलिज्म भी शो करता है. तो तीनों चीज़ें ये शो करता है. वन मोर थिंग, इससे 2020 कोड E1 में क्वेश्चन नंबर 6 आपको मिल जाएगा. आई थिंक ये इसके बारे में होगा कि जब ये दो जी एलील्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो ये दे प्रोड्यूस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर्स. इस लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा इस पेपर में. यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. क्वेश्चन नंबर 64. अगेन यहाँ सिर्फ एक की मैचिंग करा लीजिए, आपका काम हो जाएगा. और ये डायरेक्ट यही और इस या फिर इससे सिमिलर क्वेश्चन आया है 2020 कोड E1 क्वेश्चन नंबर 90. यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. कैसा सिमिलर क्वेश्चन है ये. फ़िलहाल के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें सिर्फ एक मैचिंग करा लीजिए आप, C1 आपका काम हो जाएगा. सी क्या है? स्नो ब्लाइंडनेस यूवीबी रेडिएशन के कारण होती है. तो एनवायरमेंटल इश्यूज़ या एनवायरमेंटल इश्यूज़ में आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा कि यूवीबी रेडिएशन से स्नो ब्लाइंडनेस होती है. सो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, लाइन बेस्ड. क्वेश्चन नंबर 64 इज सी. एंड वन मोर थिंग, इस छोटे से पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन हो गए हैं 2018, 20 और 19 भी. 2019 में कोड P1 क्वेश्चन नंबर 139 भी इसी पैराग्राफ से है. आई थिंक ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे होना चाहिए. देख लीजिएगा आप. क्वेश्चन नंबर 65. दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन हैज़ रिपीटेड इन कोविड पेपर ऑफ 2020. क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा आप जाके आप. इसमें पूछा क्या गया है यहाँ कि XC2 कंजर्वेशन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है. तो सैक्रेड ग्रुप्स है वो मैंने नहीं लिया है यहाँ पे कटिंग. आप XC2 का देख लीजिए. ये बाकी तीनों एग्जाम्पल XC2 के हैं. सीड बैंक, वाइल्ड लाइफ एंड बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ एंड सीड बैंक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ XC2. एनवायरमेंटल इश्यूज़ में आपको मिल जाए. नो, इट इज़ फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी. या इट इज़ फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी. आपको ये पैराग्राफ वहाँ पे मिल जाएगा. तो या इसका आंसर होगा सैक्रेड ग्रुप्स. आंसर इज डी. एंड इसी पैराग्राफ से 2019 कोड P1 का क्वेश्चन नंबर 106 भी होगा. देखिए जाके कैसे होगा. क्वेश्चन नंबर 66. दिस सेम क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन based on this concept only has been repeated in 2021 code N1 question number 125. Let's see how this question will be done. आपसे पूछा गया है कि कौन सा इंटरेक्शन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में हेल्पफुल होता है. सो दिस क्वेश्चन विल बी डन बेस्ड ऑन 2 chapters. One is organism and population, other is microbes in human welfare. वहाँ से आपको ये पता लगेगा कि फ्लेमिंग ने जब एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी तो उसने देखा कि एक फंजाई यानी माउल्ड जहाँ ग्रो हो रहा है
उसके अराउंड स्टेफाइलोकोकाई यानी एक बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया था। इसमें फंजाई का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन बैक्टीरिया मर गया। ये कौन सा इंटरेक्शन है, आपको ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से पता चलेगा, जिसमें एक का नुकसान हो जाता है और दूसरे का कोई ना फ़ायदा होता ना नुकसान। 0-1 ये इंटरेक्शन होता है अमन सेलिज्म। सो या इट इज़ बेस्ड ऑन 2 चैप्टर्स, combination of 2 chapters। इसका आंसर होगा अमन सैलिज्म। नॉट एन आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, इट इज़ डेफिनेटली कैन बी डन विद एनसीईआरटी। थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको। बाय द वे अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67, इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ऑफ कोर्स यार सीधे सीधे दिया हुआ है कि एक्सपेंडिंग यानी ग्रोइंग पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू reproductive। So answer is B। क्वेश्चन नंबर 68, स्मैक पॉपी प्लांट के किस पार्ट से मिलती है? तो लेटेक्स से मिलती है भाई। ये आपको मिल जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। स्मैक आपको मिलती है लेटेक्स ऑफ दिस प्लांट। एंड इस छोटे से पैराग्राफ से एक और क्वेश्चन आ गया, आई थिंक हीरोइन के बारे में है। हीरोइन एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है, ये क्वेश्चन है शायद 2019 कोड P1 क्वेश्चन नंबर 149, ये मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 69, दिस एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन 2020 कोड E1 क्वेश्चन नंबर 70, आप देख लीजिएगा। अभी के लिए इसके बारे में बात करते हैं कि ये कौन से हॉर्मोन्स प्लेसेंटा सीक्रेट करती है टू मेंटेन प्रेगनेंसी। दिस इज़ अ डायरेक्ट लाइन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप देख सकते हैं HCG, HPL, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेंटेन प्रेगनेंसी। डायरेक्ट लाइन ऑफ NCERT, सो आंसर वुड बी C, सिंपल वन। क्वेश्चन नंबर 70, इट इज़ अगेन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। आपको एम्ब्रियो के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन NCERT में नहीं मिलेगी। एमनियोन जो ये नाम है, ये सिर्फ एक जगह यूज़ किया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोसेंटेसिस, ये 2 नाम दिए गए हैं। यहाँ से हमें बिल्कुल कहीं से कहीं तक ये पता नहीं लग रहा कि इसका जो एम्ब्रायोनिक लेयर्स होती हैं वो कौन सी लेयर से बनता है। सिर्फ एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस दी गई है यहाँ पे, इसका नहीं पता लग रहा। इन शॉर्ट ये क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। और अगर PYQ की बात करें तो 2008 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो एमनियोन होता है वो डेसिकेशन से बचाता है एम्ब्रियो को। यहाँ भी हमें बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि एम्ब्रियो की कौन सी लेयर से बनता है एमनियोन। सो डेफिनेटली इट इज़ एन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एंड यू नीड टू फॉरगेट दिस क्वेश्चन। एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, पिछले 4 पेपर्स में बायोलॉजी और केमिस्ट्री में नहीं आ रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। यू शुडंट बॉदर अबाउट देम, इवन यू शुडंट वेस्ट योर टाइम in this out of syllabus question, out of context questions. I hope you get it. Question number 71, this is a bit conceptual question again from reproductive health। आपको सहेली के बारे में पूछा गया। ये कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। NCERT में आपको दिया गया है कि ये जो ओरल पिल्स होती हैं ये इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती हैं। तो इसमें भी दिखाया गया है, बी ऑप्शन में है कि दिस प्रिवेंट द एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, माने इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर रहा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। यहाँ दिया गया कि ये पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वंस इन अ वीक पिल होती है जो कि आपको कोइटस से पहले लेनी होती है, वंस इन अ वीक। सो इट इज़ नॉट पोस्ट कोइटल, ऐसा कुछ NCERT में नहीं लिखा है। IUD नहीं है, ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस नहीं, ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। एंड टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, it increases the concentration of estrogen
नहीं, आप देख सकते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में ईदर इट इज़ गिवन प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। सो एक की अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होनी होगी तो वो प्रोजेस्ट्रॉन होगा, बिकॉज अलोन अगर कोई हार्मोन दिया जाता है तो वो प्रोजेस्ट्रोजन है, नॉट ईस्ट्रोजन। सो इट इज़ नॉट ईस्ट्रोजन दैट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो ये भी गलत हो गया, हमने एलिमिनेट भी कर दिया तीनों ऑप्शन को। और ये डायरेक्ट भी हो सकता था क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये इनहिबिट इम्प्लांटेशन। सो आंसर इज़ बी। आई हैव दिस क्वेश्चन इज क्लियर, थोड़ा कंसेप्चुअल है ये, एलिमिनेशन से भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें सोचना नहीं है ज़्यादा। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंस आपको बताना है। डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी में। स्पर्मेटिड जब ट्रांसफर हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स में, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और जब वो सर्टोली सेल्स या सेमिनिफेरा ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाते हैं उसको बोलते हैं सेपर्मिएशन। सो डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है, आंसर इज़ ए। राइट। क्वेश्चन नंबर 73, अगेन आप सिर्फ एक ऑप्शन मैच कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। C2 रेनल कैलकुलाई होते हैं मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स विद इन द किडनी। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एनिमिलेशन से, ये एनसीईआरटी कटिंग आपको वहाँ मिल जाएगी। रेनल कैलकुलाई क्या होते हैं, मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स, या डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। C2 आंसर इज ए। वी वांट टू क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ भी आप सिर्फ एक मैच कर लीजिए। क्वेश्चन विल बी डन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन किया जाता है हेनल्स लूप के द्वारा। तो 4th विल बी द आंसर, आंसर विल बी डी। ये आपको मिल जाएगा अगेन excretory products and their elimination से। concentration of urine is work of Reynolds loop and vasa recta, yeah, simple one। क्वेश्चन नंबर 75, ये एक स्ट्रेंज क्वेश्चन है। ये सबसे पहले तो दो कटिंग लगेंगी इसमें, दो प्लेसेस से मैंने एनसीईआरटी को रेफरेंस लिया है इसको करने के लिए। एंड दूसरी बात, इसमें मैंने केमिस्ट्री से एक टेबल उठाई है। एक क्वेश्चन नंबर 119 भी है इसी पेपर में, जिसमें केमिस्ट्री से हमको हेल्प लेनी होगी। ये दो स्ट्रेंज क्वेश्चन है बायोलॉजी में जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से सॉल्व होंगे। दिस इज अ स्ट्रेंज थिंग। एनीवे लेट्स सी कैसे होगा ये क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि कौन सी सेल्स इनडायरेक्टली इराइथ्रोपोएसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, ये इराइथ्रोपोएसिस वर्ड भी एनसीईआरटी में है, केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपको मिल जाएगा, लास्ट के कुछ पेजेस में है। सो इराइथ्रोपोएसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो कौन सी सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं इराइथ्रोपोएसिस में, ये आपसे पूछा गया है। सो आपको पता है डाइजेशन वाले चैप्टर से कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज द चैप्टर नेम, कि पैराइटल सेल्स एक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती हैं जो कि एसेंशियल होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड फ्रॉम दिस केमिस्ट्री टेबल जो कि आपको मिल जाएगी इन बायोमोलिक्यूल चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12, आपको पता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, आरबीसीज की कमी। सो विटामिन B12 नहीं होगा तो आरबीसीज की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। सो आरबीसी की कमी को कौन बचा रहा है, पैराइटल सेल्स, वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ कर रही है जो कि विटामिन B12 का कंटेंट बढ़ा रहा है, जिससे इराइथ्रोपोएसिस होगा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड एनीमिया से बच जाएगा। सो द आंसर इज ए। सो दो जो
प्लेसेस हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बायोलॉजी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री, वहाँ से हमें रेफरेंस लेना पड़ा इस क्वेश्चन को करने के लिए। दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 119 इसी पेपर के, ये दोनों केमिस्ट्री से हो रहे हैं, केमिस्ट्री से हमें हेल्प लेनी पड़ी है, केमिस्ट्री एनसीईआरटी। दिस इज़ अ स्ट्रेंज थिंग, राइट। एनीवे, ये जो पैराग्राफ्स हैं दोनों, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं। 2019 ओडिशा पेपर में क्वेश्चन नंबर 99, कोविड वाला पेपर 2020 का क्वेश्चन नंबर 78, 2021 का पेपर कोड N1 क्वेश्चन नंबर 61 एंड अगेन कोविड वाला पेपर से यहीं से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 137। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस क्वेश्चंस इफ़ यू वांट। बियॉन्ड टू क्वेश्चन नंबर 76, इसमें भी अगेन आप एक मैच कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। A2 मीन्स फिब्रिनोजन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, देख सकते हैं आप, ये बॉडी फ्लूइड चैप्टर में आपको मिल जाएगी ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ। ब्लड क्लोटिंग यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं फिब्रिनोजन्स। सो 76A, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 77, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन सा होता है। सो ये डायरेक्ट ये नाम नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन यू कैन गेट एन आइडिया। रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी जो चैप्टर है वो ब्रीदिंग वाला, उसमें ये लास्ट में आपको लास्ट पेज पर मिल जाएगा कि फिब्रोसिस होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सो इसी से मिलता जुलता नाम है सिलिकोसिस, ऐसे आपको आइडिया लग जाएगा, आप यही मार्क करेंगे। सो दिस इज़ अगेन एनसीईआरटी बेस्ड, नॉट एन आउट क्वेश्चंस, आपको आइडिया लग रहा है। सो 77 इज डी, just like fibrosis it is silicosis. Question number 78, right, कैल्शियम का क्या रोल होता है भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन में। सो ये ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, उसकी अनमास्किंग करता है एक्टिव साइट की फॉर मायोसिन, ये डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी में। ऑफ कोर्स द चैप्टर इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। कैल्शियम बाइंड करता है टू रिमूव द मास्किंग फॉर एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 79, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस या फिर इससे सिमिलर क्वेश्चन आपको 2020 कोविड पेपर क्वेश्चन नंबर 75 में मिल जाएगा, यू कैन चेक आउट। ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या पूछा है इसमें, इवेंट्स दैट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER में क्या नहीं होता है, लिपिड सिंथेसिस नहीं होता है, लिपिड सिंथेसिस SER में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको ये मिल जाएगा, SER में लिपिड सिंथेसिस होता है, नॉट RER, राइट। क्वेश्चन नंबर 80, अगेन अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी, पोलिसोम क्या होता है, व्हेन सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA इट इज़ कॉल्ड पोलिसोम, नथिंग मच टू एक्सप्लेन, इट इज़ फ्रॉम द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगेन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको, इसमें 2 चैप्टर से इंफॉर्मेशन यूज़ होगी। निसिल्स बॉडीज़ में क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप न्यूरल कंट्रोल वाले चैप्टर में जाइए, यहाँ आपको मिल जाएगा कि ये निसिल्स बॉडी या निसिल्स ग्रैन्यूल्स ये ग्रैन्युलर बॉडीज़ होती हैं, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होती हैं, और एनसीईआरटी में ही इन द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आपको मिल जाएगा कि राइबोसोम भी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होती हैं। तो इन दोनों में लिंक आपको मिल गया, तो आप बता सकते हैं कि ये दोनों ग्रैन्युलर बॉडी हैं, तो इन दोनों में लिंक होगा।
निसल्स बॉडी में क्या होगा, तो आपको पता है ये दोनों ग्रैनुल निसल्स बॉडी और राइबोसोम दोनों ग्रैनुलर स्ट्रक्चर हैं, तो ये दोनों लिंक्ड होंगे, तो राइबोसोम सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर वुड बी ए। दैट्स व्हाई इट इज़ रिलेटेड क्वेश्चन। आई थिंक इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 82। इस क्वेश्चन में दो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। जी हाँ, ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं। पहले में बोल रहा है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नहीं, ऐसा नहीं होता। रेस्पिरेशन जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 है 11th बायोलॉजी का, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है ये रेस्पिरेशन ही होता है। इसमें एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन में नहीं, इनर मेम्ब्रेन के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है। ठीक है, ये गलत हो गया। और दूसरा, एंजाइम्स ऑफ टीसीए आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ देखिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की कटिंग मैंने ली हुई है। यहाँ पे लिखा है कि टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर स्पेसिफिक एंजाइम्स। मेम्ब्रेन्स में होते हैं एंजाइम्स, मैट्रिक्स में नहीं होते। सो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई इसमें, या दो स्टेटमेंट गलत है इसमें। वन मोर थिंग अबाउट दिस पैराग्राफ, क्रिस्टे जो चीज़ है इसके बारे में 2021 में कोड N1 118 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसी पैराग्राफ से। ठीक है, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 83। दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी डन बाय NCERT एनीवे। दिस इज़ अ एक्सक्लूसिव PYQ। आप जब PYQs सारे किए हुए हैं आपने नीट या APMT के, तभी आप इसे देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे in 1995 it has been asked that polytene chromosomes were discovered in this insect Chironomus। जी हाँ, पोलिटीन क्रोमोसोम यहाँ डिस्कवर हुए थे, और यहाँ आपको दिया गया है पोलिटीन क्रोमोसोम्स oocytes एम्फीबियंस। नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इवन दो आपको ये क्वेश्चन भूल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, पिछले 4 पेपर्स में आउटसाइड NCERT क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। सो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ आपको ह्यूमन डेंटिशन के बारे में पूछा है, कैसा होता है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में आपको ये लाइंस मिल जाएंगी, शुरुआत में ही है चैप्टर्स के, कि ये थीकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेटेरोडोंट होता है। सो आंसर वुड बी डी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नथिंग मच डिफ़िकल्ट। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे पूछा गया है कि कौन सा होम्योथर्म नहीं है, वार्म ब्लडेड नहीं है। So answer is chelone, which is a reptile. Reptiles are poikilotherms, not homeotherms or warm-blooded. So answer is chelone. Done. Question number 85D. Question number 86. मेल कॉकरोच को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी डिस्टिंग्विशिव थिंग होती है उसमें, तो स्टाइल्स होता है उसमें। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है PYQs में। सो मेल कॉकरोच में जो डिस्टिंग्विशिव फीचर होता है वो स्टाइल्स होता है। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर बायोलॉजी में आपको मिल जाएगा, ये कटिंग NCERT की, वहाँ से। मेल्स में स्टाइल होता है, फीमेल्स में एब्सेंट। या क्वेश्चन नंबर 86D। क्वेश्चन नंबर 87। चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस किन को बोलते हैं, तो डाई एटम्स होते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट लाइन है, डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। 87D। क्वेश्चन नंबर 88। नाउ दिस क्वेश्चन विल बी डन on the basis of elimination. Let's see how. आपसे पूछा गया है कि सीलिएट्स में डिफरेंट क्या होता है दूसरे प्रोटोजोवन से। एलिमिनेशन से करते हैं इसको। बी ऑप्शन में देखिए,
फ्लैजिला है बी ऑप्शन में, फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। नहीं, ये डिफरेंट नहीं है सारे प्रोटोजोन से। अमीबा में जो कि एक अमोइबड प्रोटोजोन होता है उसमें भी फ्लैजिला, नो नॉट अमीबा, इट इज़ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन विच इज़ ट्राइपैनोसोमा, उसमें भी आपको फ्लैजिला मिल जाएगा। तो इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटोजोवन प्रॉपर्टी ऑफ सीलिएट्स, ये इसमें डिफ़र नहीं करता सीलिएट्स, ये तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में भी होता है। आपको डिफरेंट बताना है कि सिर्फ सीलिएट्स में क्या होता है, ठीक है। सो सी ऑप्शन देखते हैं क्या है। ये तो एलिमिनेट हो गया, फ्लैजिला तो फ्लैजिलेटेड में भी होता है, सूडोपोडिया होता है अमोइबॉइड में भी, अमीबा में भी होता है, ये डिफरेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में होता है, ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में नहीं मिलेगा, लेकिन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में आपको मिल जाएगा कि अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। सो अमोइबॉइड प्रोटोजोन में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ये डिफरेंट नहीं है सीलिएट्स में। तो ऑप्शन बचा सिर्फ एक, हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, आंसर इज ए, डन बाय एलिमिनेशन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इसी पैराग्राफ से, ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मैंने पैराग्राफ लिया है, इससे क्वेश्चन नंबर 130 इसी पेपर का होगा। सो 2 क्वेश्चन फ्रॉम 1 पैराग्राफ, ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चंस उठाता है पैराग्राफ से, एक ही पैराग्राफ से दो दो, ये लगातार हो रहा है, हर साल होता है कि जो सिमिलर प्लेसेस होते हैं वहीं से क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर में एक कोने से एक क्वेश्चन और दूसरे कोने से दूसरा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही जगह से जिसमें से 2 क्वेश्चंस आने होते हैं, एक ही जगह से आते हैं वो। आई हैव सेड इनफ अबाउट इट, लेट्स move on to question number 89. Now some people will say actually everybody will say that this question is from earthworm। ऐसा नहीं है दोस्त। 2011 के बाद, नीट में 2011 के बाद अर्थवर्म से क्वेश्चन नहीं आया है। सो जब तक हमें दूसरी जगह से एनसीईआरटी से आंसर मिलने की संभावना होती रहेगी तब तक हम मानेंगे कि अर्थवर्म से क्वेश्चन नहीं आया है। 2021 में भी ऐसा हुआ है कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट अर्थवर्म से है, वो कहीं और एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ अर्थवर्म से ही है, लेकिन दैट क्वेश्चन इज इन सेक्शन बी, यू कैन स्किप इट एंड वी विल स्किप इट। जब तक हमको एक क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाता कि इसके बिना ये क्वेश्चन हमको करना ही है, सेक्शन बी में तो स्किप कर सकते हैं यार, उसको स्किप करेंगे हम। सेक्शन ए में जब तक नहीं आता अर्थवर्म से, तो जब तक हम अर्थवर्म नहीं पढ़ेंगे और फ्रॉग नहीं पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। फ्रॉग से 2017 के बाद क्वेश्चन नहीं आया, वो भी हम नहीं पढ़ेंगे जब तक सेक्शन ए में उससे कोई क्वेश्चन नहीं आ जाता। वी विल कंसीडर बोथ ऑफ देम आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि नीट का जो प्रोस्पेक्टस आता है उसमें उन दोनों का जिक्र नहीं है, सिर्फ कॉकरोच का है। आई हैव सेड इनफ अबाउट इट आई थिंक। सो ये देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा फिर, अगर ये अर्थवर्म से नहीं करना है तो। आपसे पूछा है कि कौन सा मेटामॉर्फोसिस नहीं करेगा। सबसे पहले एनिमल किंगडम में जाइए और पता लगाइए कि मेटामॉर्फोसिस चीज़ क्या है। तो मेटामॉर्फोसिस होती है, उसके बाद लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है, ये आपको पता लग जाएगा एनिमल किंगडम से, ठीक है। यानी मेटामॉर्फोसिस उसमें होती है जिसमें लार्वा होता है और अडल्ट होता है, ठीक है, ये आपको पता लग गया इससे। अब अगेन एनिमल किंगडम में ही आपको दिख जाएगा कि स्टार फिश में लार्वा होता है, सिर्फ ये पता लगाना है आपको। तो इसमें भी मेटामॉर्फोसिस होगा, ठीक है, एलिमिनेट हो गया ये। उसमें पूछा है कि किस में मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, स्टार फिश उसमें एक ऑप्शन है, तो ये एलिमिनेट हो गया, इसमें लार्वा मेटामॉर्फोसिस ज़रूर होगा। उसके बाद सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 बायोलॉजी, उसमें आपको मिल जाएगा कि एक मोथ, इसमें कंटेक्स्ट कुछ और है, इसमें रिलेशनशिप बताई गई, पोलिनेशन बताया गया, लेकिन हमको यहाँ से सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि इस मोथ में लार्वा होता है, यानी इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी, ये हमको पता लगाना है यहाँ से सिर्फ। सो मोथ भी एलिमिनेट हो गया। और
स्टारफिश भी एलिमिनेट हो गई क्योंकि इन दोनों में मेटामॉर्फोसिस होगा, लार्वा होता है। तीसरी चीज़, तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, भूल ही गया मैं, क्या ऑप्शन है तीसरा? तीसरा टूनिकेट। टूनिकेट में भी लार्वल टेल, यानी इसमें भी लार्वा होता है तो मेटामॉर्फोसिस इसमें भी होगी। सो तीनों एलिमिनेट हो गए, बचा कौन सा? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। ऐसे एलिमिनेशन से 3 चैप्टर से 2 चैप्टर हैं शायद, हाँ 2 ही हैं, 2 चैप्टर से लिंक होके ये क्वेश्चन हो सकता है। जी हाँ, ये अर्थवॉर्म से नहीं है। सो डोंट कंसिडर इट फ्रॉम अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म से 2011 से क्वेश्चन नहीं आया है, हम उसे नहीं करने वाले, फ्रॉग भी नहीं करने वाला है। 2017 से उससे क्वेश्चन नहीं आया है। वन मोर थिंग, एक्चुअली मैनी थिंग्स, यहाँ से देखिए 2020 में इस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। 2020 कोड E1 क्वेश्चन नंबर 37। इस पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन आए हैं। 2021 कोड N1 168 क्वेश्चन एंड कोविड वाले पेपर में क्वेश्चन नंबर 72, एंड इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 102 इसी पैराग्राफ से होगा। एंड 2020 कोड E1 क्वेश्चन नंबर 26 इस पैराग्राफ से होगा। सो मैनी मैनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज मच पैराग्राफ्स, certainly hotspots of NCERT these paragraphs, right? Question number 19, again a straightforward simple question. क्रॉप और गिजर्ड किस में होता है? ए उसमें होता है, बर्ड्स में होता है। एनिमल किंगडम डायरेक्ट क्वेश्चन, क्रॉप एंड गिजर्ड्स आर फाउंड इन एग्स, एडिशनल फिंगर्स, डायरेक्ट लाइन ऑफ NCERT 90C। एंड इससे 2021 कोड N1 में क्वेश्चन नंबर 152 भी मिल जाएगा आपको इसी पैराग्राफ से, राइट? क्वेश्चन नंबर 91, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल लग सकता है आपको, देखते हैं क्या है इसमें। फंक्शनल ग्रुप्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर्स। सो ये जो बायोमोलिक्यूल्स में डायग्राम दिया हुआ है, इससे आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोक्सिल तो होता है शुगर्स में, राइट? शुगर्स में हाइड्रोक्सिल तो होता है। सो ए और बी में से एक होगा। अब ये ग्रुप कार्बोनिल है। कार्बोनिल क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये C डबल बॉन्ड O तो नहीं लग रहा। सो यू मे डू इट बाय अदर मेथड। आप इन दोनों ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। आपको ये तो पता है ना कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में, शुगर्स में कहीं भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। सो मिथाइल को एलिमिनेट कर सकते हैं आप इन दोनों ऑप्शन में। सो आंसर वुड बी ए। ऐसे एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 92, विच इज़ नॉट अ प्रोकैरियोट। यूकैरियोट कौन सा है भाई? सैक्रोमाइसिस यानी यीस्ट यूकैरियोट है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। यीस्ट एक एस्कोमाइसिटीज़, ये फंजाई होती है और फंजाई होती है यूकैरियोटिक। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको मिल जाएगा ये दोनों इन्फॉर्मेशन। सो या यीस्ट इज़ नॉट अ प्रोकैरियोट, इट्स अ यूकैरियोट। इस छोटे से पैराग्राफ से एक क्वेश्चन 2019 कोड P1 क्वेश्चन नंबर 159 में भी आया हुआ है। ये यीस्ट के ऊपर क्वेश्चन होगा, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 93, आपसे पूछा है कि कौन सा लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं होता, तो NADH नहीं होता भाई। NADH रेस्पिरेशन में मिलता है आपको, फोटोसिंथेसिस में NADPH मिलता है, ये P होगा फोटोसिंथेसिस में, ठीक है? सो टी वुड बी द आंसर। ये लाइन भी दी हुई है फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, ATP NADPH O2, बाकी तीनों ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो डायरेक्ट लाइन ऑफ NCERT। क्वेश्चन नंबर 94, ये थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं है लेकिन है इजी। स्टोमेटल मूवमेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई। सो स्टोमेटा किस लिए खुलता है? स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस के लिए खुलता है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस
आर फैक्टर अफेक्टिंग स्टोमेटल मूवमेंट यानी स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग, सो दीज टू इवेंट्स आर रिलेटेड। सो जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, वही स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग को भी अफेक्ट करेंगे। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, दीज आर टेम्परेचर, CO2 कंसनट्रेशन एंड सनलाइट। तीनों ऑप्शन आपको दिए हैं, CO2 कंसनट्रेशन, टेम्परेचर, लाइट। सो द आंसर इज बाय एलिमिनेशन O2 कंसनट्रेशन। आई थिंक इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 95। ये सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2019 कोड F1 क्वेश्चन नंबर 115। यू कैन चेक इट आउट। इसमें पूछा क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है? तो सीक्रेटरी वेसल्स की फॉर्मेशन करता है। आंसर इज डी। ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको मिल जाएगा कि सीक्रेट वेसल्स टू बी सीक्रेटेड, उनका पैकेजिंग का काम करता है गोल्जी। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में डायरेक्ट लाइन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96। ये क्वेश्चन दो जगह आ चुका है डायरेक्ट। कहाँ? कोविड वाला पेपर क्वेश्चन नंबर 27 और 2019 कोड F1 क्वेश्चन नंबर 116। ये सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है दो जगह, तो डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन दो तीन जगह। सो इसमें पूछा क्या है कि न्यूक्लियोलस के लिए क्या सही है? सो एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस में। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ये मिल जाएगा आपको। न्यूक्लियोलस में क्या होता है? एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, सिंपल वन। क्वेश्चन नंबर 97 आपसे पूछा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स कब सेपरेट होना बिगिन होते हैं? तो डिप्लोइडिंग स्टेज होती है सेल साइकिल में। डायरेक्ट लाइन मिल जाएगी आपको कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन द स्टेज डिप्लोइडिंग। इस छोटे से पैराग्राफ से दो और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 2020 कोड E1 क्वेश्चन नंबर 86, 21 कोड N1 क्वेश्चन नंबर 151। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 98। स्टोमेटा ग्रास लीफ में कैसी होती हैं? बंडल शेप होती हैं। आपको ये मिल जाएगा अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में या ग्रासेस में डंबल शेप्ड स्टोमेटा होती हैं। अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 98P। क्वेश्चन नंबर 99। ये अगेन एक लाइन ऑफ NCERT है। लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किए जाते हैं पोलन ग्रेन एट टेम्परेचर -196। लाइन ऑफ NCERT। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इससे ये जो फैमिलीज़ हैं इनका वायबिलिटी पीरियड कितना होता है, इससे 2021 में कोड N1, ये कोड लिखना भूल गया मैं, दिस इज कोड N1 क्वेश्चन नंबर 142 मिल जाएगा आपको यहीं से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100। ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस नहीं करता? तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया नहीं करता भाई। ये आपको मिल जाएगा फोटोसिंथेसिस में। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया O2 प्रोड्यूस नहीं करता। डायरेक्ट लाइन। क्वेश्चन नंबर 100 इज बी। क्वेश्चन नंबर 101। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन होता है। ये प्लांट किंगडम में मिल जाएगा आपको कि सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखिए इससे दो क्वेश्चंस आए हैं छोटे से पैराग्राफ से। 142 क्वेश्चन इन 2019 P1 कोड एंड इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 111 ये भी इसी पैराग्राफ से होगा। क्वेश्चन नंबर 102 ये क्वेश्चन नंबर 89 में मैं बता चुका हूँ कि क्लोज रिलेशनशिप मौत की किस प्लांट के साथ होती है? इट इज़ यक्का। क्वेश्चन नंबर 89 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग मैंने लगाई हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 103 इसमें पूछा गया है कि टर्गर मेंटेन करने के लिए कौन सा एलिमेंट काम आता है? इट इज़ पोटेशियम। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में आपको डायरेक्ट लाइन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 104
Iron is absorbed in the form of ferric ions again from mineral nutrition. ये बिल्कुल इसके नीचे दिया हुआ है इसी पेज पे. आयरन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल के लिए ज़रूरी होता है, ये बात आपको पूछी गई है 2020 कोड E1 क्वेश्चन नंबर 28 में. यू कैन चेक दिस क्वेश्चन एज वेल. क्वेश्चन नंबर 105, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. ये जो एनसीईआरटी की लाइंस रट के जाते हैं उनके बस की बात नहीं है ये क्वेश्चन. इसमें आपको कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए. तो क्या पूछा गया कि Na++ का क्या रोल होता है. तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है. कैसे पता लगा, आ जाओ रेस्पिरेशन चैप्टर में, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 ऑफ 11th बायोलॉजी. सो यहाँ पे आपको लाइन मिल जाएगी कि रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम अकेला तो जाएगा नहीं H+, उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी जाएगा. सो हाइड्रोजन एटम यानी रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ Na+, यानी Na++ को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं. तो ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यही आपसे पूछा गया है. राइट. क्वेश्चन नंबर 106. इस क्वेश्चन में आपको मैचिंग करनी है. आंसर इज ए ऑप्शन. आपको ये मिल जाएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जैकब एंड मोनोड आर क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ लैकोपेरोन. आंसर इज ए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. 107, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किस ऑर्गेनिज्म में शो की गई थी. तो इट्स अ बैक्टीरिया, इसका नाम है ई कोलाई. ये लाइन आपको मिल जाएगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अगेन. डन. क्वेश्चन नंबर 107 डी. 108. नाउ ये कुछ लोग बोलते हैं कि ये इनफेयर क्वेश्चन है. मैं मानता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पनेट नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था. तो अगर ऐसा होता ऑप्शन में कि पनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय पनेट, तो ये तो ऑब्वियस हो जाता, तो कोई भी मार्क कर देता. ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता. तो जिन साइंटिस्ट के नाम पे उनकी डिस्कवरी होती है तो उनके बारे में पूछने लायक चीज़ उनकी नेशनैलिटी ही बचती है, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने डिस्कवर करी वो तो उनके नाम से ही हो गई. उसको तो ऑब्वियस है, कोई भी एस्पिरेंट मार्क कर देगा वो ऑप्शन. सो ऐसे साइंटिस्ट की नेशनैलिटी ही बचती है पूछने के लिए. सो ये बिल्कुल अनफेयर क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल फेयर है. पनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट. सो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये फेयर क्वेश्चन है, बिल्कुल अनफेयर नहीं है. 108 इज़ डी. राइट. इट इज़ फ्रॉम ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. Question number 109. Starch synthesis P does not represent multiple allelism, it represent incomplete dominance. So 109B हो गया. ये आपको अगेन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में मिल जाएगा. स्टार्च सिंथेसिस P इन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. क्वेश्चन नंबर 110. आपसे पूछा गया कि ऑफसेट में क्या ऑफसेट किससे बनते हैं. तो माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं. ये आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में आपको मिल जाएगा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ऑफसेट में. एंड ये ए सेक्शुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है. तो सेक्शुअल में होती है मेयोसिस और ए सेक्शुअल में होती है माइटोसिस. तो ये माइटोटिक डिवीजन से बनेगा. राइट. Question number 110D. Question number 111. Flower only once in its lifetime. ऐसा बैम्बू स्पीशीज़ है. अगेन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से ही क्वेश्चन. बैम्बू स्पीशीज़ flower only once in its lifetime. Answer is B. 111. Question number 112. Helps in preserving pollen as fossils. It is sporopollen. It is most resistant material, so it helps in preservation of pollen grain.
It is from sexual protection in flowering plant, a straightforward question 112A. Question number 113. This similar question has been asked in 2019 F1 ऑफ कोर्स यार उड़ीसा वाला पेपर. क्वेश्चन नंबर 107, यू कैन चेक इट आउट. बायोपायरेसी होती है भाई, जो विदाउट ऑथराइजेशन बायो रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, उसको बायोपायरेसी बोलते हैं. बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन चैप्टर में आपको मिल जाएगा बायोपायरेसी की डेफिनेशन, विदाउट ऑथराइजेशन. डन. इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन नंबर 116 भी होगा. ये बासमती राइस के ऊपर आया है इसी पेपर का, और कोविड वाले पेपर का क्वेश्चन नंबर 47 भी इसी पैराग्राफ से होगा. राइट. क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्या यूज़ किया जाता है एज अ वेक्टर for introducing DNA fragment in human lymphocyte? So it is retroviral vector यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से. अगेन ये क्वेश्चन है, retroviral vector is used in this case. इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, क्वेश्चन नंबर 198. 115 स्टेप्स क्या होती हैं पीसीआर में? सो DAE आर द स्टेप्स इन पीसीआर. ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, क्वेश्चन नंबर 103. यू कैन चेक. अगेन इट इज़ फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स. राइट. क्वेश्चन नंबर 116. ये अगेन 113 में अभी मैंने बताया था, ये बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से है. तो जो न्यू वैरायटी है राइस की वो बासमती की है, जो कि फॉरेन कंपनी के द्वारा पेटेंट कर ली गई थी इंडिया की, ये बासमती राइस के बारे में. राइट. क्वेश्चन नंबर 113 में इसकी एक्सप्लेनेशन दी जा चुकी है. 117 करेक्ट मैच बताना है आपको. तो या राइबोजाइम एक न्यूक्लिक एसिड होता है. मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट दिस राइबोजाइम इज़ अ न्यूक्लिक एसिड. ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में मिल जाएगा आपको. सम न्यूक्लिक एसिड बिहेव लाइक एंजाइम्स, वन ऑफ देम इज राइबोजाइम. बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये. 117B. राइट. 118 अगेन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से है. Which organization is responsible for safety of genetically modified organisms? So it is GEAC. ये आपको मिल जाएगा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में. क्वेश्चन नंबर 119. ये क्वेश्चन नंबर 75 भी ऐसा था और ये क्वेश्चन भी ऐसा है. इसमें केमिस्ट्री NCERT से हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सो ये दो क्वेश्चन स्ट्रेंज आए थे इस 2018 के पेपर में, 119 और क्वेश्चन नंबर 75, जिनमें केमिस्ट्री NCERT की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो सेकेंडरी प्रिकर्सर यानी सेकेंडरी पोल्यूटेंट ओजोन होता है, ये आपको पता करना था केमिस्ट्री से. राइट. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा ये. 119A क्वेश्चन नंबर 120. नेटैलिटी क्या होती है भाई? नेटैलिटी बर्थ रेट होती है, नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. ये आपको ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में मिल जाएगा. डायरेक्ट लाइन ऑफ NCERT. इसी छोटे से पैराग्राफ से आपको कोविड वाले पेपर में क्वेश्चन नंबर 22 भी मिल जाएगा. यू कैन चेक इट आउट. नीचे ये निश होता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग इसे, मैं इसको नीचे बोलता हूँ. ठीक है. 121 नीचे क्या होता भाई? द फंक्शनल रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म. सो ये डायरेक्ट लाइन है भाई. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन सेम चैप्टर. इट इज़ फंक्शनल रोल played by an organism in its ecosystem. It is नीचे. So 121 is A, functional role. Right. क्वेश्चन नंबर 122. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये
डायरेक्ट बताया नहीं गया है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, लेकिन एक हिंट दिया गया है एनसीईआरटी में। एनवायरमेंटल इश्यूज, ये जो चैप्टर है क्लास 12 का लास्ट चैप्टर, इसमें आपको मिल जाएगा कि ओजोन होल कब डेवलप करता है। इट इज़ बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर, और अगस्त और अक्टूबर के बीच में जो मंथ आता है इट इज़ सितंबर, और सितंबर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। सो ये हिंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में इसी क्वेश्चन के लिए। सो डायरेक्ट डेट नहीं दी गई, सिर्फ हिंट दिया गया है। सो ये हिंट जान के आपको ये क्वेश्चन करना था। प्रीटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, you everyone will like this question. Question number 123, again from same chapter. आई थिंक सेम पेज भी है। वो थोड़ा सा ऊपर था, ये थोड़ा नीचे है उससे। सेम पेज से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि सीएल क्या करता है भाई। सीएल ओजोन को डिग्रेड करता है, यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा नीचे है ये पेज पे, ठीक है। 123D 124। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई एनसीईआरटी की कटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, इतना सिंपल है ये। आपको पूछा है कि कौन सा पिरामिड बन रहा है इससे। आपको मास दिख रहा है तो पिरामिड ऑफ बायोमास होगा, नंबर ऑफ एनर्जी गए, सी और डी तो गए। अब इन्वर्टेड है या अपराइट है ये आपको पता लगना है। 10, 60 और 120, तो इन्वर्टेड दिख रहा है आपको। 10, 60 और 120 इंक्रीज कर रहा है तो इन्वर्टेड पिरामिड है, तो आंसर इज बी। इसके लिए आपको कोई रेफरेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 125, ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। दो कटिंग ली है मैंने एनसीईआरटी की, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दो जगह से मुझे कटिंग लेनी पड़ी। इसके लिए देखते हैं कैसे होगा ये। न्यूमेटोफोर्स कहाँ अक्कर करते हैं, तो ये जो शब्द है ये आपको मिलेगा मॉर्फोलॉजी चैप्टर में, जहाँ आपको पता लगा कि न्यूमेटोफोर्स होते हैं उन प्लांट्स में जिनमें रेस्पिरेशन के लिए इनफ ऑक्सीजन नहीं होती नीचे ज़मीन के अंदर, तो वो ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। ये स्वैम्पी, मार्शी यानी साल्टी एरियाज़ में पाए जाते हैं। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आइए और पता लगाइए कि साल्टी एरियाज़ में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। सो है, ठीक है। और जो साल्टी एरियाज़ में प्लांट्स पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, उनको हेलोफाइट्स बोलेंगे, क्योंकि फाइट्स वर्ड इज़ यूज फॉर प्लांट्स। सो आंसर इज़ बी। सो ऐसे दो चैप्टर से लिंक होके ये क्वेश्चन आया था। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो लोगों को लगता है आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन वो लिंक होके आते हैं क्वेश्चंस। सो यू शुड नो दिस थिंग। इससे ये जो पैराग्राफ है ये आई थिंक डायरेक्ट यही पूछ लिया गया है कि साल्ट एरियाज में कौन ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ओडिशा वाले पेपर में क्वेश्चन नंबर 160, यू कैन चेक इट आउट। 126, ये ऊपर वाला जो अभी हमने मॉर्फोलॉजी का पैराग्राफ पढ़ा उससे ही है ये क्वेश्चन। स्वीट पोटैटो एक मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट होता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 126, एडवेंटिशियस रूट होता है स्वीट पोटैटो। आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस में सिमिलर पैराग्राफ से दो दो क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स में होता है, ऐसे उठाता है एग्जामिनर क्वेश्चंस एनसीईआरटी के सिमिलर पैराग्राफ से, जिसमें दो से एक से ज़्यादा क्वेश्चंस आने होते हैं। 126D डन। 127, सेकेंडरी जाइलम एंड फिलोम, यानी सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो किसके कारण होती है। तो आप अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जब जाएंगे आपको मिल जाएगा कि जाइलम और फिलोम को कट करने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है वो वास्कुलर कैम्बियम होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है सिर्फ इसके कारण ही। सो 127 का आंसर हो गया डी। डन। इससे इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2021 में, क्वेश्चन नंबर 141 इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के ऊपर, ठीक है।
आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवेरी इन जिम्नोस्पर्म। ये बिल्कुल सही है भाई। आपको प्लांट किंगडम में ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवेरी वाल। आपको सिर्फ सिंगल करेक्ट ऑप्शन ही चूज़ करना है, दूसरे ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है। इट इज़ नीट। इसी पैराग्राफ से 2019 कोड P1 में भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 160 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन माइकोरिज़ा पे है शायद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ होती हैं? तो एंडोडर्मिस में होती हैं। अनाटमी से अगेन क्वेश्चन आ गया। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन एंडोडर्मल सेल्स। अगेन अ लाइन ऑफ NCERT, सिंपल वन, 129A। ये मैं आपको बता चुका हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। सूडोपोडिया स्पोरोजोन में बता रहा होते हैं, ऐसा नहीं होता। अमोइबर्ड प्रोटोजोवंस अमीबा में होते हैं। सूडोपोडिया नॉट स्पोरोजोवन। सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। 88 क्वेश्चन में इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप इसी पेपर के 130C 131। प्लांट्स हैविंग लिटल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। सो मोनोकोट्स में अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको पता लग जाएगा कि मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, और ग्रास एक मोनोकोट होता है। ये भी अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बता देगा आपको। आइसोबाइलेटरल लीफ यानी मोनोकोट लीफ, ये हेडिंग ही इस नाम से है, मोनोकोट लीफ से। आइसोबाइलेटरल मोनोकोट लीफ होता है और ये ग्रास होता है। सो ग्रास इज अ मोनोकोट, और मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो आंसर इज बी। इसी पैराग्राफ से बल्ली फॉर्म सेल्स के बारे में क्वेश्चंस आया है। क्वेश्चन नंबर 93 2019 कोड P1 आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। 132 ये एक पहला ऐसा मैचिंग टाइप क्वेश्चन आया है जिसमें आपको 2 मैच करने पड़ेंगे, एक से काम नहीं चलने वाला आपका। सो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिसमें देखे जाते हैं वो टैक्सोनॉमिकल एड होती है की। ये दिख जाएगा आपको B4, यानी की के लिए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेटिव्स, या अल्टरनेटिव मीन्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। सो B4 हो गया। उसके बाद C1 म्यूजियम में क्या होता है? प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। ये भी आपको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में मिल जाएगा। ये दोनों कटिंग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। म्यूजियम में कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्स प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स पाए जाते हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। या इसी पैराग्राफ से, की वाले पैराग्राफ से 2019 ओडिशा वाले पेपर में क्वेश्चन नंबर 112 आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 133, कैरियोगैमी के बाद मायोसिस में स्पोर्स एक्सोजेनियसली किस में प्रोड्यूस होते हैं? अगरिकस में होते हैं। अगरिकस इज बैसिडियोमाइसिटीज। इसमें बैसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजेनियसली। इट इज़ फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। 133C 134 विच इज़ रॉन्गली मैच्ड। ये बोल रहा है कि यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं पोलिसिफोनिया में, जो कि एक रेड एल्गी है। ऐसा नहीं है। पोलिसिफोनिया में जो गैमेट्स होते हैं उनमें फ्लैजिला नहीं होती, वो नॉन मोटाइल होते हैं। इट इज़ फ्रॉम प्लांट किंगडम। यू कैन सी नॉन मोटाइल गैमेट्स आर फाउंड इन रेड एल्गी विच इज़ पोलिसिफोनिया। इसी पैराग्राफ से 2-3 क्वेश्चन और आए हैं। कोड Z6, इट इज़ कोरोना वाला पेपर, कोविड वाला पेपर, क्वेश्चन नंबर 13। और 2020 कोड E1 क्वेश्चन नंबर 50 भी इसी पैराग्राफ से आया हुआ है, आप देख सकते हैं।
Question number 135, the last question of biology. Again, you can forget about this question. It can be done only with the help of PYQ. एंड मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पिछले 4 पेपर्स में बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आपको छोड़ने हैं सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन। 1994 में पूछा गया था कि पाइनस में कुछ भी पूछा गया हो क्वेश्चन में, ये दिया गया पाइनस में विंग्स होते हैं सीड में, आपको ये याद रखना है। तो विंग्ड पोलन ग्रेन्स किस में पाएंगे? पाइनस में। ये भूलना है भाई आपको, क्वेश्चन नहीं याद रखना है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द बायोलॉजी पोर्शन। अब फिज़िक्स बचा 2018 का सिर्फ। सो अगर समरी देखी जाए इस बायोलॉजी पोर्शन की, तो आपने देखा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन इसमें 2 हैं, 61 और 70। एंड PYQs जो क्वेश्चन सिर्फ PYQ से हो सकते हैं, इनको भी आउट ऑफ एनसीईआरटी मानो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, तो हम नहीं करने वाले इनको। तो ये 83 और 135 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हैं, इनको भूलना है अपने को। सो इट वाज ऑल अबाउट द बायोलॉजी सेक्शन ऑफ 2018 कोड XX। Let's quickly jump into the remaining physics portion of this paper, right?